गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मध्यकालीन नगरों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे। इससे पूर्व आपने देखा कि किस तरह से मध्यकालीन जो नगर थे उन्होंने यूरोप और विश्व के अन्य भागों में अपना जो विस्तार किया था या नए नगरों का उदय हुआ था, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे थे। यूरोप में, जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया था कि 5वीं से 10वीं शताब्दी का जो टाइम था उसको अंध युग के नाम से जाना जाता है, जब जो धार्मिक जो ऋचाएँ थी या ये यूँ कहें कि धार्मिक प्रभाव बहुत अधिक था, तो यूरोप में जो नगरों का विकास था वो एक तरह से क्या हो गया था, धीमा हो गया था या कहीं कहीं तो ये अवरुद्ध हो गया था, जबकि विश्व के अन्य भागों में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा था। तो आज हम मध्यकालीन जो नगर हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन नगरों की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहला है सुरक्षा कारणों से दुर्ग नगरों का सर्वाधिक निर्माण। क्योंकि मध्यकाल में, जैसा कि 5वीं से 15वीं शताब्दी का जो टाइम है उसको हम मध्यकाल के अंतर्गत शामिल करते हैं और उसको हमने दो भागों में बांटा है। 5 से 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक का जो काल है उसको हमने अंधयुग कहा है या पूर्व मध्यकाल कहा है, और 1000 से 1500 ईस्वी तक के काल को हमने मध्यकालीन भाग में बांटा है। तो इस समय जो राजनीतिक अस्थिरता या यूँ कहें कि युद्ध अपने चरम पर थे और जो शासक थे वो अपने राज्यों के विस्तार में लगे हुए थे। तो ऐसे में जो नगरों का जो निर्माण हो रहा था या जो उनको बनाया जा रहा था, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था सुरक्षा। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूरोप के अधिकांश भागों में जो नगरों की स्थापना हो रही थी या बसाए जा रहे थे वो दुर्ग नगरों के रूप में थे, और वो दुर्ग नगर सुरक्षित स्थानों पर बसाए गए थे जिससे कि आक्रमणकारियों पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा उन दुर्गों के चारों ओर परकोटों का निर्माण भी किया जाता था। एक दीवार बनाई जाती थी जिससे कि नगर को सुरक्षा प्रदान की जा सके। उस परकोटे के अंदर ही नगर के जो विभिन्न आवासीय क्षेत्र होते थे, चाहे वो सैनिकों के लिए हों, चाहे वो आपके शासक के लिए हो, या जो अन्य प्रकार के जो राजकार्य में सहयोग करते थे उनके लिए होते थे। नगरों के परकोटा व खाई अभिन्न अंग थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी मध्यकालीन नगरों की, कि जितने भी नगर बसाए जाते थे वो एक परकोटे के अंदर घिरे होते थे और उनके बाहर एक खाई खोदी जाती थी जिसमें पानी भरा जाता था, जिससे कि दुश्मन जो आक्रमणकारी है उसको परकोटे की दीवार से दूर रखा जा सके। तो इस प्रकार मध्यकालीन नगरों में सुरक्षा की दृष्टि से जो दुर्ग नगरों का निर्माण किया गया था उसमें दो महत्वपूर्ण बातें थी कि एक तो परकोटा और दूसरा खाई आवश्यक रूप से उसके चारों ओर बनाई जाती थी। नगरों में सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम पाया जाता था। सामाजिक आर्थिक पदानुक्रम से मतलब यहाँ पर ये है कि जो राजमहल होता था, यानी कि जो राजा का निवास स्थान होता था जहाँ वो निवास करता था, उसके निकट सैन्य अधिकारी और जो आपके बाजार थे उनके निकट व्यापारी और जो विभिन्न प्रकार के संस्कार करते थे वो, और परकोटे के निकट जो सामान्य जन लोग थे उनके लिए स्थान नियत था या तय था। तो इस तरह से जो नगर होता था उसमें एक रहने के लिए लोगों के लिए एक क्रम पाया जाता था, यानी कि राजमहल के निकट सैन्य अधिकारी व पुरोहित, बाजार के निकट व्यापारी और संस्कारी जो संस्कार कराते थे, और परकोटे के निकट सामान्य लोग जो राजकार्य में या विभिन्न प्रकार के जो कार्य थे उनमें सहयोग करते थे। मध्यकालीन नगरों के नाभि केंद्र में होते थे, यानी कि मंदिर, मठ व मंदिर मध्यकालीन नगरों में केंद्र। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो थी गिल्ड प्रणाली। गिल्ड प्रणाली का मतलब यहाँ पर ये है कि बाजार व्यवस्था, यानी कि बाजार व्यवस्था
के रूप में अनेकों नगरों का क्या हुआ उदय। गिल्ड का मतलब यह होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर व्यापारी आकर लेन देन का कार्य करते थे, तो उसको गिल्ड कहा जाता था। यहाँ पर एक जो मध्यकालीन जो नगर है, दुर्ग नगर है, उसको एक समझाया गया है कि किस तरह से सुरक्षा कारणों से मध्यकाल में, जैसे फ्रांस का राउंड नगर है, तो यहाँ पर 3 परकोटे उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। प्रथम परकोटा, द्वितीय परकोटा और तृतीय परकोटा। ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो नगर है उसको आक्रमणकारियों से, नगर का जो मुख्य भाग है उसको आक्रमणकारियों के जो प्रहार है उससे क्या किया जा सके, बचाया जा सके। इसलिए मध्यकाल में यानी कि 1000 ईस्वी के बाद ये एक नया परिवर्तन हुआ था कि एक से अधिक जो परकोटे थे उनका क्या किया जाने लगा, निर्माण किया जाने लगा। इसके बाद जो मध्यकालीन नगरों की महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि व्यापारिक मार्गों के पुनरुद्धार से व्यापारिक नगरों का क्या हुआ, उदय हुआ। यानी कि मध्यकाल में चूँकि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही थी, ऐसे में लोगों के भरण पोषण की समस्याएं आ रही थी, तो वहाँ के जो शासक थे और व्यापारी थे, तो उन्होंने अपने राज्य से बाहर जाकर व्यापार के कई रास्तों को क्या किया, खोजा, और अनेक जो व्यापारिक मार्ग थे उनके सहारे जो एक तरह से बाजार स्थल है उसका क्या किया, विकास हुआ, जहाँ विभिन्न वस्तुओं का क्या होता था, लेन देन होता था। तो इस तरह से नए व्यापारिक मार्गों के खोज ने जो बाजार स्थल है उनकी जो आकारिकी है उसको क्या किया, प्रभावित किया। एक तरह से अब बाजार नगरों का एक महत्वपूर्ण क्या बनता जा रहा था, अंग बनता जा रहा था। और प्रारंभ में जो मठ और मंदिर नगरों की आकारिकी के महत्वपूर्ण कारक के रूप में होते थे, अब उनकी जगह जो बाजार स्थल है उसने उसको क्या किया, स्थान को ले लिया। तो इस तरह से जो व्यापारिक मार्ग थे उनके सहारे बाजार स्थलों के विकास ने नगरों के उद्भव और विकास दोनों को क्या किया, एक तरह से प्रभावित किया, और ये मध्यकालीन नगरों की एक विशेषता के रूप में बनकर उभरा। औपनिवेशिक बस्तियों के रूप में उत्तरी व पूर्वी यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में अनेक नगरों का विकास हुआ। औपनिवेशिक बस्ती यानी कि यूरोप, जैसा कि 16वीं शताब्दी में भारत में यूरोप वासियों का आगमन होना और यहाँ आकर अपनी औपनिवेशिक बस्तियों की स्थापना करना, ऐसा ही यूरोपवासी पूर्वी यूरोप, उत्तरी पूर्वी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया में एंट्री से यानी प्रवेश से उन्होंने कई जो नगर हैं उनकी स्थापना की, और औपनिवेशिक जो बस्तियां थी उनको क्या किया, आगे बढ़ाया। तो विश्व के अलग अलग भागों में यूरोप वासियों ने पहुंचकर नए नगरों की क्या की, स्थापना की, क्योंकि उनको शासन करने के लिए अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती थी कि किस तरह से उस क्षेत्र को नियंत्रित किया जाएगा, और वहाँ जो यूरोप के लोग आएंगे उनकी जो सुख सुविधाएं हैं उनके लिए किस तरह के जो घर होंगे उनकी आवश्यकता होगी, और कितना बड़ा क्षेत्र उनको रहने के लिए विकसित करना है। तो इस प्रकार औपनिवेशिक बस्तियों के रूप में पूर्वी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अनेक नगरों का उदय हुआ। दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये धीमी गति से हुआ, जबकि उत्तरी और पूर्वी यूरोप में जो औपनिवेशिक बस्तियां थी वो तेज़ी से क्या हो रही थी, उभर रही थी, क्योंकि यूरोप का जो पश्चिमी भाग है उसमें जनसंख्या के भारी जमाव के कारण लोग अब वहाँ से यूरोप के अलग अलग भागों में जो रोज़गार है और काम है उसकी तलाश में बाहर की ओर क्या हो रहे थे, निरंतर निकल रहे थे, और नगरों में भी भीड़ अधिक हो रही थी। तो ऐसे में वो नए क्षेत्रों की खोज की ओर अग्रसर होने लगे थे। मध्यकालीन नगरों में चार्टर एक प्रमुख विशेषता थी, जिसके अंतर्गत नगरों में जन सुविधाओं का उपयोग, विकास तथा सार्वजनिक स्थलों का निर्माण होता था। इससे नगरों का तीव्र विकास हुआ और उनका आकार भी बड़ा होने लगा। एक महत्वपूर्ण जो मध्यकालीन नगरों की विशेषता थी वो थी एक चार्टर। चार्टर का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो नगर बसाए जा रहे थे या जो बस गए थे उनमें जो सार्वजनिक उपयोगी की जो सुविधाएं थी
उनका विशेष रूप से क्या दिया जाने लगा, ध्यान दिया जाने लगा, जिससे कि नगरों का जो विस्तार हो रहा था तो उसमें जो विभिन्न प्रकार की असुविधाएं हो रही थी, जैसे विशेष रूप से जैसे आपके आने जाने की समस्याएं, गलियां अगर सकड़ी होंगी तो जनसंख्या बढ़ने पर उन पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में चार्टर ने एक नगरों को दिशा प्रदान की कि सड़कें कैसी होंगी, जल निकास की व्यवस्था क्या होगी, और जो नगर में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं उनके विभिन्न प्रकार के जो आयोजन हैं उनको करने के लिए एक सार्वजनिक स्थल जहाँ पर वो एकत्रित होकर अपने जो परंपराएं जो हैं उनको क्या कर सकें, उनका निर्वहन कर सकें या उनमें उनका आनंद ले सकें। इस तरह से सार्वजनिक स्थलों का क्या किया जाने लगा, विकास किया जाने लगा। ऐसे में नगरों में इस तरह की सुविधाओं के विस्तार ने आसपास के लोगों को नगरों में रहने के लिए क्या किया, आकर्षित किया, और जो नगर हैं उनका जो आकार है वो भी क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। तो मध्यकालीन जो नगर है उनकी ये प्रमुख विशेषता मानी जाती है। मध्यकाल में अनेकों विश्वविद्यालयों की स्थापना से कई नगरों का विकास हुआ। मध्यकाल में जैसा कि 10वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के मध्य जिस तरह से धार्मिक अंधता से छुटकारा मिला और लोगों ने शिक्षा को अपनाया, और उसके कारण यूरोप जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन, इन जो देश हैं इनमें अनेकों ऐसे नगरों की स्थापना हुई जो पहले शिक्षा के केंद्र थे, लेकिन बाद में इन्होंने एक बड़े आकार का क्या किया, अपना रूप धारण। शासकों की अभिरुचि के आधार पर राजधानी नगरों की स्थापना हुई। मध्यकालीन अधिकांश नगरों का आकार बहुत छोटा था और वो अनियोजित भी थी। चार्टर, परकोटा, खाई, ये नगरों की जो थी उस समय के जो नगर थे उनकी क्या थी, खास विशेषताएं थी। अब यहाँ पर हम बात करें मध्यकालीन यूरोप के जो प्रमुख विश्वविद्यालय नगर हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 10वीं शताब्दी के बाद यूरोप में जो धार्मिक अंधता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी और लोग का विश्वास धर्म से धीरे धीरे कम होने लगा था। तो ऐसे में जो शैक्षणिक केंद्र थे उनका क्या हुआ, उदय हुआ। ऐसे में हम बात करें जैसे इटली में कोलोना, और ब्रिटेन में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, फ्रांस में पेरिस, सोर, और जर्मनी में मिलान, और स्पेन में पेलागोनिया, और टोलेश, लिपजिंग, हिडेलबर्ग और प्राग। ये ऐसे जो यूरोप के केंद्र थे जहाँ पर शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया कि यदि लोगों का विकास करना है तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, और ये वहाँ एक बड़े विश्वविद्यालय के रूप में उभर कर सामने आए, जिससे यूरोप के अलग अलग भागों से लोग इन जो शैक्षणिक केंद्र थे अध्ययन के लिए आने लगे। चूँकि यहाँ पर अध्ययन के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे तो उनकी सुविधाओं के लिए अन्य प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको विकसित करने के लिए ये शैक्षणिक केंद्र धीरे धीरे एक बड़े केंद्र के रूप में क्या होते गए, तब्दील हो गए। और आज हम देख रहे हैं कि ये जितने मिलान है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, हिडेलबर्ग है, प्राग है, ये ऐसे केंद्र हैं शिक्षा के जो प्राचीन काल से लेकर आज तक भी अपना क्या रखते हैं, महत्व रखते हैं। प्राग जो आपका पूर्वी यूरोप है उसमें शैक्षणिक केंद्र के रूप में इसका बाद में 13वीं से 14वीं शताब्दी में स्थापना हुई। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत में मध्यकाल नगरों में अनेक जो नगर हैं उनका विकास हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि मध्य भारत और जो आपका दक्षिण भारत है उसमें मध्यकाल में अनेक नगरों की स्थापना वहाँ के शासकों ने अपनी अभिरुचि के हिसाब से, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से राजधानियाँ बसाने का काम हो या धार्मिक नगरों की स्थापना के रूप में नगरों की स्थापना रही हो, उसके कारण भारत में ऐसे अनेकों नगर थे जिनकी स्थापना या उदय मध्यकाल में हुआ। या यूँ कहें
कि मध्यकाल में जैसे कि 1000 से 15वीं शताब्दी के मध्य आक्रमणकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनेकों दुर्ग नगर की स्थापना, जैसे जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है, जयपुर का आमेर है,